वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो में बने रहिए और सारे टॉपिक्स ध्यान से सुनिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। चैप्टर का नाम ये है। इसमें बोल रहे हैं कि जो समाजशास्त्र में जो प्रयुक्त होने वाली शब्दावली हैं और उसकी संकल्पनाएं हैं, वो किस तरह उपयोग की जाती हैं। टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, यानी कि टर्म्स और कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज करते हैं सोशियोलॉजी में। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक समूह। जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया है कि समूह किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखिए। हम पढ़ते हैं सामाजिक समूह किसे कहते हैं। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें अर्थपूर्ण संबंध स्थापित हो, सामाजिक समूह कहलाता है। जैसे कि मैं समझाती हूँ इसकी दूसरी डेफिनेशन कि व्यक्तियों का जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ जमा हो जाते हैं तो उसे समूह नहीं कहेंगे, उसको एक भीड़ कहेंगे। जब तक उन व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण संबंध स्थापित नहीं होंगे तब तक वह भीड़ ही कहलाएगी। इसीलिए व्यक्तियों के समूह में अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने को ही समाज कहते हैं। इसी प्रकार समाज में समूहों के बीच अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने को ही सामाजिक समूह कहेंगे। जब समाज में समूहों के बीच अर्थपूर्ण संबंध स्थापित होंगे तो उसे सामाजिक समूह कहेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा दूसरा है सामाजिक समूह की विशेषताएं हैं। आपसी है हमारा आपसी संबंध है। जैसे कि व्यक्तियों में आपसी संबंध होना जरूरी है, जिसके कारण हम सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं। इससे व्यक्ति एक दूसरे के और निकट आते हैं, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से संबंध स्थापित करते हैं। फिर है हमारा एकता की भावना। एकता की भावना ये है कि समूह में एकता की भावना भी पाई जानी जरूरी है, जिसके कारण व्यक्तियों में एकता की भावना के कारण उसमें आपस में एक दूसरे से वो जुड़े रहेंगे, और वह जुड़े रहेंगे तो अपने दुख सुख, अपनी जो भी परेशानी है वो और अच्छे से उन्हें समझाएंगे, और जिसके कारण वो अच्छे से समूह का निर्माण करेंगे। वो दुख के साथ, प्यार के साथ, एक्सेट्रा कुछ भी के थ्रू अपना एकता की भावना दिखाएंगे। तीसरा है हमारा सामान्य स्वार्थ, यानी कि सामान्य स्वार्थ मतलब कि जो भी व्यक्ति होंगे समूह में सभी का सामान्य स्वार्थ होना चाहिए, सभी का सामान्य दृष्टिकोण होना चाहिए, कि अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग होगा तो उसमें संघर्ष होगा, विवाद होगा, जिसके कारण समूह बट जाएगा। इसीलिए सामान्य स्वार्थ होना भी जरूरी है। तो अब है हमारा सामाजिक समूह के प्रकार। तो सामाजिक समूह के प्रकार चार स्कूलों के अनुसार सामाजिक समूह के निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है हमारा है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह वह समूह होते हैं जिनमें सदस्यों के बीच संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि प्यार, बहुत हमदर्दी वाले, संयोग से भरपूर होते हैं। उसके अंदर जो प्राथमिक समूह में जो स्वार्थ की भावना नहीं होती है, ना ही ईर्ष्या की भावना होती है, वह एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टिव रहते हैं, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान होता है। तो अब है हमारा द्वितीय समूह। और प्राथमिक समूह आकार में छोटे होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाते हैं, उनके साथ और भी जो संपर्क होता है वो और भी अच्छे से पैदा होता है, और जिसके कारण वो और भी करीब और भी अच्छे से अपने संबंध स्थापित करते हैं।
तो दूसरा है हमारा द्वितीय समूह। द्वितीय समूह वह समूह होते हैं जिसका निर्माण व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सदस्यों को बनाता है, यानी कि सदस्यता बढ़ाता है। वह औपचारिक रूप से भी बढ़ा सकता है या फिर स्वार्थ, उसके मन में स्वार्थ होगा उसके कारण भी व्यक्तियों को व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत समूह स्थापित करता है। वह प्राथमिक समूह से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है तो उसे अपने जो एम्प्लॉयड्स होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता, जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं। बस उसका मेन मोटिव क्या है, मैं काम करूँगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, बस छुट्टी। तो वो स्वार्थ की भावना से लोग रिश्तेदारी बढ़ाते हैं। इसका जो वो होता है, घेरा होता है, इसका विशाल होता है। इनमें संख्या व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है। व्यक्ति विशेष उद्देश्यों के अनुसार व्यक्तियों का निर्माण करते हैं, उनसे मतलब कि उनसे दोस्ती या फिर उनसे संबंध स्थापित करते हैं। और व्यक्ति के द्वितीय समूह में व्यक्तियों के बीच अप्रत्यक्ष संबंध भी पाए जाते हैं। अब है हमारा अंत्य समूह और बाह्य समूह। अंत्य समूह वह समूह होते हैं जिसमें हम की भावना होती है। अंत्य समूह में हम की भावना होती है। इसमें जो संबंध होते हैं वो निकट होते हैं, एकदम बहुत ही कनेक्टिव होते हैं, बहुत ही आपसी से, मतलब कि बहुत ही गहरे होते हैं। और जो इसमें जो सदस्यों के प्रति लोगों के मन में त्याग की भावना भी होती है। वह लोगों को, मतलब कि लोगों के लिए अब कुछ भी त्याग भी कर देते हैं। सहानुभूति की भावना होती है। और जो भी जैसे कि सुख दुख होता है वो उनके आंतरिक भावनाएं होती हैं। अगर सुख होगा तो वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। और जो बाह्य समूह होता है उसमें हम की भावना नहीं होती, सब मैं होता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं सबसे अच्छा हूँ इसमें। और बाह्य समूह में त्याग और सहानुभूति की भावना कुछ नहीं होती। बस अगर ये भावना देखी जाती है जब वो स्वार्थ के कारण ये भावना उत्पन्न करते हैं, अगर जब उनको कोई स्वार्थ होता है। और जो दुख सुख होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं, एकदम से दिखा देते हैं कि हाँ तुमने एकदम, जो भी उन्हें दुख होता है एकदम दिखा देते हैं, जो भी उन्हें सुख होता है वो भी एकदम से प्रकट कर देते हैं। ये हो गए हमारे बाह्य समूह। बाह्य समूह में व्यक्तियों के जो समूह होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके अंदर जो कोई खास रिश्ता नहीं होता, उनके अंदर प्रत्यक्ष रूप से समूह से जुड़ा हुआ नहीं होते वो। तो ये होगा हमारा बाह्य समूह। अब आएगा संदर्भ समूह। एक व्यक्ति या फिर एक समूह किसी की तरह दिखने की इच्छा रखता है या फिर वो उसकी लाइफस्टाइल का अनुकरण करता है या फिर उसकी तरह दिखना चाहता है। इसमें व्यक्ति सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जो पर्सनालिटी है वो बदलते हैं। वो अपनी संस्कृति भी बदल सकते हैं, अपनी जीवन शैली भी बदल सकते हैं, लक्ष्य की उपलब्धियों के बारे में भी वो भी ऐसा कर सकते हैं कि हाँ मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। तो उसे कहेंगे हम संदर्भ समूह। समवयस्क समूह वह समूह होते हैं जो समान एज के या फिर समान व्यवसाय के लोगों का वर्ग होता है। इसमें वह वो लोग आते हैं जो व्यक्तिगत अथवा सामान्य व्यवसाय के बीच लोगों का द्वारा बनता है। जैसे कि जो समान एज वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल होगा, जैसे कि जो बुजुर्ग होते हैं वो अपनी एज का ही एक क्लब बनाते हैं और वो बहुत जैसे कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो सब साथ करते हैं। जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, जैसे कि टीनेजर्स जो होते हैं वो उनका अलग ग्रुप होता है। ऐसी अब आएगा हमारा समुदाय और समाज। इसके बारे में आपको, समुदाय भी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के कारण या फिर आधुनिक व्यक्तिगत की तरह किसी भी द्वारा यह समुदाय बन जाता है। समाज एक का तात्पर्य है कि बिल्कुल समुदाय से ऑपोजिट होता है। ये नगरीय जीवन के संबंध में बाहरी और अस्थायी होते हैं। मतलब कि समाज का निर्माण
नगरीय जीवन, अगर नगरीय जीवन के संबंध में देखें तो बाहरी होता है, मतलब कि उसके अंदर जो संबंध होते हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं होते और अस्थायी होते हैं, यानी कि उनके अंदर अस्थायीपन देखा जाता है, यानी कि वो कभी गहरे होते हैं तो कभी गहरे नहीं होते, ज़्यादा उनके अंदर ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा भी हो जाता है और कभी मतलब कि थोड़ा ठीक खराब भी हो जाता है। सो अब है हमारा सामाजिक स्थिरीकरण। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी मेन है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे से सुन लीजिए। समाज को उच्च तथा निम्न समूह में विभाजित कर या उनका पद या भूमिका के आधार पर उनका विभाजित करना सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक स्टेयर बना के दिखाती हूँ, जिसकी जो पोजीशन होती है उसके अनुसार उसको वर्गीकृत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई फर्स्ट आता है उसे फर्स्ट पे रख देते हैं, कोई सेकंड आता है उसे सेकंड पे रख देते हैं और जो थर्ड आता है उसे थर्ड पे रख देते हैं। तो इनकी पोजीशन उन्होंने बताई गई है। इसी तरह समाज में भी होता है, जो रिच होते हैं उनकी जो उनका स्टेटस होता है वो ऊंचा होता है, जो निम्न के लोग होते हैं, जिनको निम्न कास्ट के होते हैं, उनका स्टेटस सबसे नीचे होता है। ये उनके पद के अनुसार भी जो कर्मचारी होते हैं उनका निचला समूह, मतलब कि निचली स्टेट देते हैं, उनको निचला स्टेटस अपनाते हैं, निचली पोजीशन देते हैं, और जो जैसे कि ऑफिसर्स होते हैं उनको ऊपर पद देते हैं। इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषताएं। सामाजिक स्थिरीकरण जो होता है वो सर्वव्यापक होता है, यानी कि वो हर जगह हर समाज में पाया जाता है और ये पाया जाना भी बहुत ही ज़रूरी है। फिर है पदों की असमानताएं। पदों की असमानताएं मीन्स कि पदों के ही अनुसार व्यक्ति की उसकी स्थिति का पता चलता है। जैसे कि प्रत्येक सदस्य की स्थिति एक समान नहीं रहती, किसी की स्थिति उच्च तथा किसी की निम्न होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे उस स्टेप मतलब कि उस वर्ग में डाला जाता है। अब है मुख्य आधार पर अगर हम देखें स्थिरीकरण कैसे होगा, एक होता है जैविक, तो दूसरा होता है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। जैविक में आ जाएगा हमारा जो बायोलॉजी, जो मतलब कि जन्म पे आधारित, उसकी जन्म, उसके लिंग, उसकी नस्ल या फिर उसका आयु, उसके आधार पर हमारा सामाजिक स्थिरीकरण जैविक आधार पर होगा। और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर क्या होगा, जैसे कि आर्थिक आधार पर हो जाएगा, है ना, पैसों से रिलेटेड या फिर कार्य से रिलेटेड या फिर शिक्षा से रिलेटेड या फिर राजनीतिक से या फिर धर्म से रिलेटेड। तो ये हो जाएगा हमारा सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर। ये हो गया हमारा पूरा सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषता है। अब हमारा आएगा परिस्थिति भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैंने बता रही हूँ वो प्लीज़ अच्छे से आप सुन लीजिए। परिस्थिति किसी व्यवस्था विशेष में व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है वह उस व्यवस्था के बीच व्यक्ति की स्थिति होती है। अपनी स्थिति को वैध सिद्ध करने के लिए व्यक्ति जो भी कुछ करता है वो उसकी परिस्थिति कहलाती है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कि वकील है, टीचर है। टीचर का क्या काम होता है, वो बच्चों को पढ़ाना। तो वो अपनी वैधता सिद्ध कैसे करती है, हमें पढ़ाकर। तो ये ही उसकी परिस्थिति होगी। वकील दलील देता है तो वो पास होता है। अगर जैसे कि वो बहुत अच्छी दलील देगा तो वो उसका प्रमोशन हो जाएगा, तो उसकी वो मतलब कि वैध सिद्ध करने में कामयाब रहा। वैसे ही जैसे कि डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी मतलब कि बहुत बड़े पेशेंट्स जो होते हैं उनका इलाज करते हैं, उससे भी उनकी वैधता सिद्ध हो जाती है। इसी को हम परिस्थिति कहते हैं। अब परिस्थिति के प्रकार सुन लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप एक बार सुन लीजिए कि परिस्थिति के प्रकार हैं। एक होते हैं प्रदत्त, एक होते हैं अर्जित। प्रदत्त मीन्स जो हमें जन्म से आधारित होते हैं, यानी कि जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्रदत्त
स्थिति परिस्थिति कहते हैं, और अर्जित परिस्थिति जो हमें हमारे पदों या फिर हमारे स्थान को लेकर व्यक्तिगत गुणों के आधार पर हमें प्राप्त होती है, वो होगी हमारी अर्जित परिस्थिति। सो मैं आप डिटेल में समझा देती हूँ प्रदत्त और अर्जित स्थिति क्या होती है। जो प्रदत्त स्थिति होती है वह हमारे जन्म से आधारित होती है, वो हमारी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हम अब कभी भी नहीं बदल सकते। तुम कितने भी बड़े बन जाओ वो तुम्हारी प्रदत्त स्थिति रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम जाति या फिर नातेदारी या जन्म या फिर लिंग या फिर आयु, अब जैसे कि तुम डॉक्टर बन गए, पर जो तुम्हारी स्थिति है परिस्थिति है, जैसे कि तुम निम्न कास्ट के हो तो तुम अगर कुम्हार के बेटे हो तो तुम्हारी जो प्रदत्त परिस्थिति है वो तुम्हारी कुम्हार ही कहलाएगी। अगर तुम वो क्या नाम अच्छे मतलब कि तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम अभिजात वर्ग यानी से वर्ग वो करते हो या फिर ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करते हो तो तुम्हारी जो प्रदत्त परिस्थिति होगी वो ब्राह्मण ही कहलाएगी, अब वो कभी चेंज नहीं होगी। और जिसकी तुम्हारा जन्म पे आधारित मैंने बोल दिया, तुम्हारे लिंग नहीं बदल सकता, तुम्हारी आयु जो चलती रहेगी वो चलती रहेगी। हमारी अब आएगी हमारी अर्जित परिस्थिति। पद या स्थान को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों के माध्यम से प्राप्त करता है, वह उसकी अर्जित परिस्थिति कहलाती है। अर्जित परिस्थिति वह होती है वह जो अपने गुणों के माध्यम से अपने स्थान के माध्यम से प्राप्त करता है, वह उसकी अर्जित परिस्थिति होती है। वो शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, वो प्रशिक्षण यानी कि टीचर के माध्यम से, वो पैसे के माध्यम से अपनी स्थिति ऊंची कर सकता है, कोई बिजनेस करके वो अपनी स्थिति ऊंची कर सकता है, वो राजनीतिक में आके अपनी स्थिति ऊंची कर सकता है। तो इसे हम उसकी कहेंगे अर्जित, यानी कि उसने कुछ कमाई है, ये वाली अर्जित, कुछ करके उसने ये स्थिति प्राप्त की है। सो आज का टॉपिक यहीं तक फिनिश करती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।